प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस, ये अपना 10th चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, पेज नंबर 120, इसमें प्राइस देखे भाई। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट। प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। डिमांड एंड प्राइस के साथ में इन्वर्सली, तो अपने जानते हैं 11th में आपने सीखा था कि जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ एनी बिजनेस यूनिट वो मार्केट सिचुएशन डिसाइड करता है, यानी मतलब अब फर्म्स इनकम एंड प्रॉफिट वो प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर फर्म मोनोपोली एंजॉय कर रही है तो फर्म ने मोनोपोली वाली प्राइस चार्ज करेगी तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर हमेशा अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इसमें फर्म रीजनेबल प्राइस सेट करने की ट्राई करती है। अब इसमें कंसेप्ट, प्राइस का मतलब वैल्यू पेड बाय कंज्यूमर फॉर द फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। देखो फिजिकल सेटिस्फेक्शन एंजॉय करेगा वो, इकोनॉमिक यानी पैसे की वसूली, सोशल मतलब सोसाइटी में अगर कोई चीज आप खरीदते हो ना उससे स्टेटस भी बढ़ता है कई बार। जैसे अगर आपने कार खरीदी तो स्टेटस इंप्रूव होता है। फिर आता है उसके बाद में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। साइकोलॉजिकल यानी उसके दिमाग को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि उसने जो भी पैसा खर्चा उसका उसको सामने कॉम्पेंसेशन मिला। प्राइस इकोनॉमिक वैल्यू है प्रोडक्ट की जो अपने मनी के अंदर डिपिक्ट करते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। पहले आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन प्राइस डिटर्मिनेशन इज प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें क्या क्या आता है देखो, रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक्सेट्रा। पहले रॉ मटेरियल का खर्चा प्रोडक्शन के अंदर, फिर प्रोडक्शन करने का खर्चा जिसको अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हो, फिर ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस जो तुम पीएनएल अकाउंट में लिखते हो, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट टू पीएनएल अकाउंट में अपने लिखते हैं। अब while determining price of a product, cost of production is considered। जब नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आर इंकर्ड, सच एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे अपने किस में इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के अंदर। नो प्राइस कैन बी फिक्स लेसर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कोई भी प्राइस अपने फिक्स नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। फिर आता है उसके बाद में डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर को क्या पसंद है, कितने कंज्यूमर्स है मार्केट में, उनका परचेसिंग पावर कितना है, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में कितनी कंपटीशन है, ये सबसे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्टेड होती है। जब डिमांड ज्यादा होती है ना तो प्राइस अपने हाई रख सकते हैं, लेकिन जब डिमांड लो होगी तो प्राइस हमको लो रखनी पड़ेगी। व्हेन कॉम्पिटिटर्स आर मोर, और अगर कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो हमको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डाउन रखनी पड़ेगी। जब कॉम्पिटिटर्स लेस है तो हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अब कंपटीशन इन द मार्केट, द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन अफेक्ट्स द प्रोडक्ट प्राइस डायरेक्टली। प्रोड्यूसर fixes competitive price when the number of competitors are more and competition is high। जब कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होते हैं और कंपटीशन ज्यादा होती है तब हम कॉम्पिटिटिव एट पार प्राइस फिक्स करते हैं। इसका मतलब कैसी प्राइस, कि कॉम्पिटिटर और हमारी प्राइस इक्वल जैसी हो। प्राइस इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक, अब देखो प्राइस में पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। कॉम्पिटिटर्स को बीट करना मतलब उसको हराना। कम प्राइस रखोगे कॉम्पिटिटर्स पीछे हट जाएंगे। और टू मेक देयर एंट्री डिफिकल्ट, या कोई नई एंट्री डिफिकल्ट बनाना, कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा हो तो। और टू एक्सपेल देम, मार्केट से उसको निकाल देना।
If the prestige of the firm is high in the market, it can charge more price from the consumers than the competitors. यानी अगर फर्म की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी, क्योंकि लोग हैं ना गुडविल के ऊपर खरीदने आते हैं उसकी। उसकी जो गुडविल होती है फर्म की, उसके ऊपर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आते हैं। देन कम्स गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स। दोज बिजनेस यूनिट्स विच एंजॉय मोनोपोली यूजिंग यूजुअली चार्ज हाई प्राइस। मैंने आगे भी बताया कि अगर मोनोपोली आपके पास है प्रोडक्ट की तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। गवर्नमेंट कई बार कंट्रोल इम्पोज करती है ऑन सच बिजनेस यूनिट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। प्राइसेस ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग। प्राइस बहुत ऊपर नीचे होती रहती है कई बार, क्योंकि कंट्रोल्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि प्राइस में फ्लक्चुएशन ना आए। जैसे पेट्रोलियम, these factors have to be taken into consideration. गवर्नमेंट रेगुलेटरी कंट्रोल जो चीजें एसेंशियल होती है ना उसके ऊपर लगाती है। एक एस्मा एक्ट है सर्विस के लिए, एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। और फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग ड्रग्स, पेट्रोल डीजल पेपर फॉर डेली न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। पेपर है ना पेपर, उसकी प्राइस पहले गवर्नमेंट फिक्स करती है न्यूज़पेपर का, बराबर। देन कम्स प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हारे तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बिजनेस के। एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव्स में, ये ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जब मोनोपोली एग्जिस्टेंस में है एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस आफ्टर हैविंग इनकर्ड हेवी रिसर्च एक्सपेंसेस। बहुत ज्यादा रिसर्च का एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है तो उस वक्त अपने क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, और हम अकेले हैं मार्केट में। एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं पता है, स्कीमिंग प्राइस बोलते हैं। यानी स्कीम यानी मलाई, ऊपर जितनी भी मलाई हो ना वो ले लो शुरुआत में, फिर बाद में पता है कि कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे तो फिर प्राइस डाउन करनी पड़ेगी, राइट। टू अक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट, इसको पेनेट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। मार्केट में घुसने के लिए अपने क्या करेंगे, एकदम लो प्राइस में पहले बेचना शुरू करेंगे, फिर धीमे धीमे जब लोगों को आदत पड़ेगी ना तो धीमे धीमे वापस प्राइस को स्टेबलाइज करेंगे। फिर टू सस्टेन कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा है, कॉम्पिटिटर ज्यादा है, तो बिजनेस फर्म लोअर प्राइस से फिक्स करेगी, और वो भी एट पार, या तो एट पार यानी सेम। नाउ इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इन्फ्लेशन है, लोग चीजें खरीद रहे, इनकम ज्यादा है, और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की ज्यादा अच्छी है, तो हम हायर लेवल के ऊपर प्राइस फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसेशन है तो अपने प्रोडक्ट प्राइस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, राइट। देन कम्स बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसे कि कंज्यूमर की हैबिट, सोशल उसका स्टेटस कैसा है, कल्चरल कौन से कल्चर का है वो इंसान, इंडिविजुअल स्टेटस मतलब वो किस पोजीशन पे है, पर्सनल एंड इकोनॉमिक कंडीशन खुद की कंडीशन, और इकोनॉमिक कंडीशन उसकी फैमिली की क्या है। ड्यू टू दीज फैक्टर्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट में चेंज एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट डू नॉट गेट डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे हमें ने बाइंग बिहेवियर को ध्यान में रख के प्राइस को डिसाइड करते हैं। अगर कंज्यूमर्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, हम उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग वैसे रखी जाएगी। तो ये प्राइसिंग हुआ, 7 पॉइंट थे इसके अंदर। अब आता है उसके बाद में प्लेस, जिसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ making the final product available at a place where it is required, when it is required and in whatever quantity it is required। पहले क्या लिखा है, फाइनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल वेयर यानी कौन सी जगह पे चाहिए, व्हेन यानी टाइम, एंड तीसरा क्वांटिटी, बराबर। व्हेन द एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड कंज्यूमर ग्रुप इज ह्यूज, यानी बड़ा ग्रुप है, वाइड स्प्रेड हर जगह पे स्कैटर्ड है, एंड आर स्प्रेड इन हेट्रोजीनियस ज्योग्राफिकल एरियाज। पता है इसको क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। मार्केट को हिस्सों में डिवाइड किया जाता है,
इफ मार्केट इज वेरी मच हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब सब अलग अलग लोग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो देखो यहाँ लिखा है हेट्रोजीनियस ज्योग्राफिकल एरियाज, यानी दूर दराज के लोग वहां पे है। कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। Producer does not come into direct contact with the consumer but as a link through various middlemen. जो प्रोड्यूसर है ना, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जाता है, लेकिन कोई लिंक से, वो मिडलमैन की लिंक से कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, ऑल कार मैन्युफैक्चरर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू आउट द कंट्री। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, किस तरह की प्रोडक्ट है, जैसे जिस प्रोडक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है ना, वो प्रोडक्ट अपने डोर टू डोर बेचना पड़ेगा, घर घर जाके बेचना पड़ेगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कैसे, अगर ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है तो डायरेक्ट अप्रोच कम रखा जाएगा, इनडायरेक्ट अप्रोच ज्यादा। यानी जो जनरल स्टोर्स में चीजें मिलती है ना, उसके कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप उसको कोई एक जगह पे लिमिट नहीं कर सकते, हर जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि कंज्यूमर्स बार बार नहीं आने वाले हैं, जैसे अपने शूज की बात करो तो उसका एक ब्रांड शोरूम अपने रख सकते हैं। फिर ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे जैसे एरिया वैसी वैसी प्रोडक्ट और वैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। केयर इज टेकन टू मेक द प्रोडक्ट रीच टू कंज्यूमर्स एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ध्यान इस बात का रखना है कि कम से कम कॉस्ट में हमको क्या, वो प्रोडक्ट मिल जाए, कंज्यूमर को मिल जाए, ऐसा कॉस्ट में मिले। इन दिस फंक्शन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू मैन्युफैक्चरर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके पास कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो कंज्यूमर क्या मांगता है ये पहले वो जानेंगे, और उसके बाद में वो किसको प्रोवाइड करेंगे, प्रोड्यूसर्स को। ये देखो तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन की चैनल, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद में इनडायरेक्ट में पहले रिटेलर बीच में आता है, फिर होलसेलर रिटेलर दो, उसके बाद में मिडलमैन, होलसेलर रिटेलर तीन। ये जैसे नाम है ना वैसा ही काम है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। तो पहले अपने डायरेक्ट सेल्स देखे। इन दिस द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ सप्लाइज प्रोडक्ट टू द बायर। सीधा प्रोड्यूसर सप्लाई करता है बायर से। प्रोड्यूसर सप्लाइज इट फ्रॉम हिज फैक्ट्री और हिज ओन शॉप और शोरूम। दिस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द शॉर्टेज एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे शॉर्ट और इजी, क्योंकि आपको कोई मिडल मैन सिलेक्टेड नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम इज सेलिंग थ्रू पोस्ट, पोस्ट से सेल कर सकते हैं, डोर टू डोर सेलिंग बाय सेल्समैन, सेल्स थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें कोई लेयर या तो लेवल नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपने जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर के पास जाता है। द रीच बाय प्रोड्यूसर टू अ लार्ज कंज्यूमर ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचना चाहते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं। इट इज ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, और सब तरह की प्रोडक्ट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं। देर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। ये मेथड की कुछ लिमिटेशंस, तो पहले तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है पता है, कि आपका सेल्स फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, हर घर तक जाना है आपको, बराबर। दूसरा, वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वैसे भी है ना, प्रमोटर्स बोलते हैं इसको, अब शोरूम में भी होते हैं तो प्रमोटर्स बोले जाते हैं ना। इनडायरेक्ट सेल और सेल बाय मीडिएटर, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक या तो ज्यादा मीडिएटर से किया जाता है, यानी बीच में बहुत ज्यादा मिडिलमैन होते हैं। ज्यादा में ऐसा है ना कि देखो यहाँ पे 1, 2 और 3 लेयर बताया गया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। In this method, the producer can reach vast consumer group through mediator. This method views when the price of the product is low and it is more necessary in daily life. मैंने बोला ना कि जितना ज्यादा जरूरी चीजें हो ना, उतना ज्यादा स्कैटर्ड मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। जैसे कुकिंग गैस सिलेंडर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, इसमें पहले सिंगल लेवल है। इन दिस एक रिटेलर बीच में होता है, जो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को अक्वायर करता है। जनरली
यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ये आता है और सीधा कंज्यूमर तक वो पहुंचाता है। फिर डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होलसेलर एंड रिटेलर एनेबल द प्रोडक्ट्स टू रीच द कंज्यूमर, यानी वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। होलसेलर buys the product from the producer in large quantities and sells it to the retailer in small quantities, who in turn sells it to the consumer। यानी यहाँ पे होलसेलर जो है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर खरीदेगा और उसको कंज्यूमर रिटेलर को बेचेगा पहले, फिर बाद में कंज्यूमर तक जाएगा। यहाँ पे सेल्स का जो रिस्क है ना वो प्रोड्यूसर का ट्रांसफर हो जाता है होलसेलर के ऊपर, क्योंकि प्रोड्यूसर लमसम में एक ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदेगा, प्रोड्यूसर्स होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदेगा। मोर ओवर होलसेलर प्रोवाइड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज टू, होलसेलर का खुद का गोडाउन होता है। नाउ समटाइम्स प्रोड्यूसर frames the retailing network for each wholesaler so that the producer can reach to the final consumer। यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर है ने क्या करेगा, रिटेलिंग नेटवर्क, जैसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना हो तो अपना नेटवर्क बनाएगा। वो एक एरिया में 10-12 होलसेलर नहीं रखेगा, एक एरिया में एक, दूसरे एरिया में दूसरा। अपने पेपर में कई बार ऐड पढ़ते हैं कि स्टॉकिस्ट चाहिए, ये होलसेलर है, और वो स्टॉकिस्ट में एरिया भी लिख देंगे कि इसी एरिया में हमारे पास नहीं है, तो इसी एरिया वाले इंटरेस्टेड पार्टीज हमको कांटेक्ट करें। डेली यूज प्रोडक्ट्स जिसमें सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, सेल जो आते हैं वो, एंड शेविंग क्रीम, उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस सिस्टम से। तो देखो इसमें डायग्राम में प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, एंड रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर। Then comes three level distribution system. In this distribution system, consumer and producer have three mediator in between। तीन अलग अलग लोग हैं। प्रोडक्ट्स पहले एजेंट के पास जाती है, उसके बाद मिडिलमैन, और मिडिलमैन यानी एजेंट या तो मिडिलमैन दोनों समझो, फ्रॉम प्रोड्यूसर, एंड देन वो उसको होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर उसके बाद रिटेलर को बेचेगा, एंड देन आफ्टर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा रिटेलर से ही। यानी हम प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकते। एज प्रोड्यूसर डील्स with only agents regarding products and monetary transaction, the dealing becomes convenient। ये डीलिंग बहुत आसान है, क्योंकि आपको एक एक जन के साथ डील करना है। प्रोड्यूसर एजेंट के साथ डील करेगा, एजेंट होलसेलर के साथ। अब एजेंट के हाथ के नीचे 10-12 होलसेलर भी हो सकते हैं, और होलसेलर के हाथ के नीचे 100-200 भी रिटेलर भी हो सकते हैं, और रिटेलर के पास बहुत ज्यादा, रिटेलर के पास हजारों कस्टमर्स। तो ये तीन अलग अलग तरह की थ्री लेयर सिस्टम और जीरो लेवल हुई। उसके बाद में प्रमोशन देखते हैं। कंसेप्ट। Promotion is an important part of marketing mix। An important function of promotion is to provide information regarding new product to the existing consumers and the potential consumers। दो तरह के consumers है, एक existing जो तुम्हारे ऑलरेडी कस्टमर रह चुके हैं, उन तक नई प्रोडक्ट पहुंचाना, और पोटेंशियल यानी जो अभी तक कंज्यूमर नहीं थे पर वो इंटरेस्टेड है तुम्हारी प्रोडक्ट के अंदर। In the process of promotion, producer tries to explain to existing consumer as well as to the potential consumer for the purchase of products। These converts potential consumers into actual consumers। यानी ये क्या करेंगे, पोटेंशियल कंज्यूमर को एक्चुअल कंज्यूमर में कन्वर्ट करेंगे। याद रखो, इसीलिए मैं आपको पहले भी बोलता था कि मॉल में अपने जाते हैं ऐसे ही कुछ भी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अटेंड किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए। उसके पीछे का कारण कि आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आज पूछते हो, अगर वो आपके माइंड को क्लिक करेगी, तो कल जब आपके पास परचेसिंग पावर होगा तो आप वो प्रोडक्ट को परचेस करने का सोच सकते हो। तो यू आर द पोटेंशियल कस्टमर फॉर देम। प्रमोशन अट्रैक्शन प्रोडक्ट की तरफ क्रिएट करता है। तो प्रमोशन से प्रोडक्ट की डिमांड अपने इंक्रीज कर सकते हैं और मार्केट में एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब खाली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज। प्रमोशन मिक्स इज सच अ ग्रुप ऑफ टूल्स which provides the information about the product and services to the consumers and persuade them to buy the product। प्रमोशन मिक्स में क्या आता है, देखो पहले एडवर्टाइजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी अपने देखना है। पर्सनल सेलिंग यानी जो अपने घर घर जाके बेचते हैं, सेल्स प्रमोशन, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, एंड पब्लिसिटी करना। तो एवरी बिजनेस यूनिट यूजेस प्रमोशन टूल्स टू डिफरेंट एक्सटेंट।
ये बहुत सब चीजें ध्यान में रख के किया जाता है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेस कैसे करेगा, कौन से कंज्यूमर से, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, वो सब ध्यान में रख के। तो अब एडवर्टाइजमेंट से कल अपने शुरू करेंगे।